मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम लोग वैदिक सभ्यता के अंदर राजनीतिक व्यवस्था पढ़ चुके थे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद करे हुए चलते हैं आपकी अपनी क्लास से हजार क्लास में। मित्रों, अगर हम वैदिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वेदों से ऋग्वेद से में जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार गोत्र था। गोत्र का मतलब है कि जन्ममूलक संबंध, ठीक है। और परिवार ही समाज की एक मूलभूत इकाई थी या आधारभूत इकाई थी, ठीक है। और जो समाज में जो परिवार था उसके मुखिया को हम लोग कहते थे कुलप या गृहपति, ठीक है, कुलप या गृहपति। और अगर बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही संपत्ति की, तो पुत्र पर या पुत्र को ही पैतृक संपत्ति का पूरा अधिकार प्राप्त होता था। अगर एक ही परिवार में पुत्र और पुत्रियां दोनों होती थी, उस कंडीशन में पिता की सारी संपत्ति का अधिकार बेटे को ही प्राप्त होता था, इसे पैतृक संपत्ति मिलती थी। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन और होती थी, अगर किसी माता पिता की केवल एक ही पुत्री है और कोई पुत्र नहीं है, तो उस अवस्था में पुत्री को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता था। लेकिन यदि लड़का भी साथ में है तो लड़की को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती थी, ठीक है। आगे चलते हैं कि पति जो स्त्री थी या लड़की थी पूरे समाज में, पूरी वैदिक व्यवस्था में या उत्तर वैदिक व्यवस्था में उनको दो चीजों का अधिकार नहीं था। ये हमेशा याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में या उत्तर वैदिक काल में दो चीजों का उनको कोई अधिकार नहीं था। पहला तो था संपत्ति का और दूसरा था राजनीति का। ना तो वो राजनीति में भाग ले सकती थी और ना उनको संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। संपत्ति में अधिकार पाने की कंडीशन एक ही होती थी, या वो अकेली पुत्री हो तो, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं कि जो पति पत्नी थे वो धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते थे। जो पति पत्नी थे उसमें पत्नी पति के साथ धार्मिक अनुष्ठान में आराम से भाग ले सकती थी। और अगर और बात करते हैं तो जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती थी और समाज की परिवार की संपन्नता का प्रतीक था। वृद्धता मतलब जो समाज में जो जितना बड़ा परिवार होगा वो परिवार उतना ही अच्छा संपन्न माना जाता था, ठीक है। और संयुक्त परिवार का बहुत ज्यादा फायदा होता था मित्रों। आज जमाने हम लोग संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर प्राचीन काल से अभी तक देखते हो, समाज में अगर हम लोग संयुक्त परिवार रहते हैं तो आपस में प्रेम बढ़ता है, माता पिता और परिवार के साथ ही साथ रहते हैं, इससे परिवार को बल मिलता है, सामाजिक सुरक्षा रहती है और बहुत सारे संस्कार हमारे पूर्वजों से ऐसे ही प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त परिवार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इससे बहुत सारे काम आपस में बांट लिए जाते थे। लेकिन आजकल का सिस्टम ऐसा है कि सभी लोग अकेला ही रहना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज की जो प्रमुख संस्कृति थी उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। लोग अकेले रह रहे हैं, माता पिता से दूर हो जा रहे हैं और बहुत सारी स्थितियां हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, मेन पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में जो वर्ण है, वर्ण का उपयोग दो तरह से हुआ है। एक तो रंग के लिए हुआ है और दूसरा व्यवसाय के लिए हुआ है। तो ऋग्वेद में जो वर्णित है वर्ण का उपयोग दो तरह से कह सकते हैं। एक होता था आपका वर्ण के लिए रंग, जिसका मतलब होता था, दूसरा व्यवसाय के लिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्रारंभ में जो तीन ही वर्ण होते थे, क्षत्रिय ब्राह्मण होता था, वैश्य होता था और क्षत्रिय था, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सीक्वेंस वाइज है। जो चौथा वर्ण है वो हमें पुरुष मंडल में, मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जैसे पहले बता चुका हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही चौथे वर्ण का आपको वर्णन मिलता है। और अगर वेद की बात करते हैं तो वेदों की संख्या, जो ऋग्वेद के अंदर मंडल की बात करते हैं तो जो मंडल है टोटल 10 है, जिसमें से 2 से लेकर 9 तक सबसे प्राचीन माने गए हैं। और जो मंडल प्रथम है और 8वां मंडल है वो ऋग्वेद में लास्ट में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल है सर्वाधिक प्राचीन है, और मंडल जो क्या कहते हैं 1 और 8वां सबसे अंत में जोड़ा गया ऋग्वेद में, ठीक है। अगर बाल विवाह की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक समाज की एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी प्राचीन काल में कि उस समय बाल विवाह नहीं होते थे। ये बहुत अच्छी खूबसूरती थी, इससे संपन्नता अधिक होती थी और महिलाओं का अधिकार सुरक्षित था। आज जमाने में तो बहुत कुछ हो रहा है, बाल विवाह हो रहे हैं। राजपूता जमाने में बिफोर 18 शादी कर दी जाती थी, बहुत सारी चीजें थी। फिर शासन ने कानून बनाया जिसमें मिनिमम 18 कर दी गई है। अब आगे चलते हैं मित्रों,
बाल विवाह तो था ही नहीं था, और अंतर जाति विवाह होते थे। ये बहुत अच्छी खूबसूरती थी प्रारंभ से ही कि वैदिक समाज के अंतर्गत अंतर विवाह प्रारंभ से ही होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, जैसे अमाजु। तो अमाजु उन महिलाओं को कहा जाता था, तो उन स्त्रियों को या कन्याओं कहा जाता था जो लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी या आजीवन कुंवारी रहती थी या वो अविवाहित रहती थी। ऐसी महिलाओं या स्त्रियों को हम लोग अमाजु कहते थे। ठीक है, ऐसी कन्याएं जो लंबे समय तक कुंवारी रहती थी या फिर जीवन भर विवाह नहीं करती थी, ऐसी कन्याओं को हम लोग अमाजु कहते हैं। ठीक है, समाज में नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा का मतलब ये होता है कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती थी कि अगर उसका किसी स्त्री का हस्बैंड संतान उत्पन्न करने के काबिल नहीं है, उसने उसको परित्यक्त कर दिया है या फिर उसके पति ने उसको छोड़ दिया, विदेश में लंबे समय तक बाहर रहता था, तो ऐसी कंडीशन में नियोग प्रथा समाज स्वीकृति देती थी। इससे महिला किसी और पुरुष से संगत करके संतान उत्पन्न कर सकती थी और संतान का लाभ उठा सकती थी। ठीक है, उसका सुख प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा बात करते हैं पुनर्विवाह। प्राचीन काल में भी पुनर्विवाह होते थे और ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अगर किसी का पति स्त्री का मर जाता था तो उस समय में उस स्त्री को ये अधिकार प्राप्त था कि वह अपने देवर से या सगे और जो रिलेटिव में आते हैं, देवर या कुछ और या दूसरे और रिश्ते में, उनसे विवाह कर सकती थी। तो समाज में स्त्रियों की उस समय दशा अच्छी थी और समाज में स्त्रियों का माता के तौर पर उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो अमाजु ऐसी महिला थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी या लंबे समय विवाह नहीं करती थी। नियोग प्रथा थी, पुनर्विवाह समाज में था और पर्दा प्रथा नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को समाज में बराबर का दर्जा प्राप्त था और उस समय की स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, जो अपने आप में एक आरोग्य की उत्तम संस्कृति को झलकाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैसे कहा गया कि अर्धांगिनी या पति पत्नी को मिला के अर्धांगिनी जो पत्नी होती है, पति का आदर सभी होती है, इसलिए अर्धांगिनी की जो कल्पना है या उसका जो वर्णन है वो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। जैसे पहले बताया था कि स्त्रियों को संपत्ति का और राजनीति का अधिकार प्राप्त नहीं था। हाँ, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार दिए गए हैं, उनमें से एक संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मित्रों उसे कहते हैं जिसमें जो धागा होता था सूत का, उसको बाएं कंधे से डालकर दाएं हाथ से निकाला जाता था और ये इसका मतलब ये होता था यज्ञोप धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जो गुरु के पास जाके शिक्षा प्रारंभ करे। ठीक है, तो स्त्रियों का या कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन समाज में व्यवस्था थोड़ी गंभीर होती चली गई और विकृति पैदा शुरू हो गई। और वैदिक काल में तो उपनयन संस्कार लड़कियों को प्राप्त था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है लड़कियों का उपनयन संस्कार उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और स्त्रियों की। एक स्त्री का नाम एक शब्द आता है वहतु। तो वहतु एक ऐसा धन होता था जब स्त्री या कन्या की शादी होती थी, स्त्री की नहीं कन्या की, तो जब कन्या की शादी होती थी तो कन्या के विवाह के समय कन्या को जो भी दान दिया जाता था, जो भी उपहार के रूप में या भेंट के रूप में या जो भी द्रव्य या धन दिया जाता था वह कहलाता था वहतु और उस पर और उस पर केवल स्त्री का ही या उस कन्या का ही अधिकार होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्त्रियों की जैसे बताया था कि वैदिक काल में बहुत सारी स्थितियां ऐसी थी जो बहुत ज्यादा विद्वान थी, जैसे सिक्ता, पाला, घोषा, ठीक है, लोपामुद्रा, ये सब बहुत सारी विदुषी महिलाएं थी और इन विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था उसके ऋग्वेद काल में। ठीक है, प्राचीन काल में जो स्त्रियां थी जो ज्ञानी थी उनको ऋषि कहा जाता था। और एक चीज और, उस समय दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, लेकिन दास प्रथा नहीं थी, लेकिन जो दास थे उनको अगर बात करते हैं दासों को नहीं थी, लेकिन अगर लड़कियों की या कन्याओं की बात करें तो उनको दान के रूप में दासों को स्वीकार किया गया है महिलाओं का। ठीक है, पुरुषों का नहीं, महिलाओं को दान के रूप में दास के रूप में स्वीकृति मिली हुई थी। और आगे चलते हैं मित्रों, अगर बात करते हैं शिक्षा की तो उस समय शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों को प्राप्त थी। जैसे अभी बताया कि लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार दोनों महिलाओं से लड़कियों से छीन लिया गया। ठीक है, और जो अगर बात करते हैं शिक्षा की तो उस समय जो शिक्षा पद्धति थी
गुरुकुल पद्धति थी। इसका मतलब ये होता था कि जो भी लड़का या लड़की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था वो आश्रम में जाके गुरु के समीप रह के एक निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करता था। और जो शिक्षा का माध्यम होता था मित्रों वो होता था मौखिक शिक्षा, ठीक है, जो मुंह द्वारा दी जाती थी, जो याद ही कंठस्थ करके ऋषि मुनि जो मौखिक रूप से शिक्षा देते थे वो मौखिक रूप से शिक्षा कहलाती थी और पद्धति थी गुरुकुल, ठीक है। अगर बात करें समाज की तो जैसा कि पहले बता चुके जो आर्य थे प्रारंभिक जीवन था आर्यों का वो कबीलाई जीवन था, मतलब कबीलों में विभक्त था। अगर बात करते हैं समाज की तो जो प्रारंभिक समाज था कबीलाई समाज वो 3 भागों में विभाजित था। पहला आपका आता है योद्धा, दूसरा आता है पुरोहित और तीसरा होता है सामान्य जन। सामान्य जन का मतलब होता है प्रजा से, ठीक है। तो प्रारंभिक समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था आपका योद्धा, दूसरा था पुरोहित और तीसरा था आपका सामान्य प्रजा, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, बात करते हैं कि जो उनका भोजन या शाकाहारी या मांसाहारी। तो आर्य समाज में जो आर्य लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए परसेंटेज तो शाकाहारी का बहुत अधिक होता था, ठीक है। और इसके अलावा जो बलि दी जाती थी, हालांकि जो ऋग्वैदिक काल में बलि दी जाती थी उसमें बलि क्या रूप भिन्न था। हालांकि पशु बलि ना के बराबर होती थी, लेकिन जो बलि दी जाती थी पशु की उनको ग्रहण किया जाता था खाने के रूप में। लेकिन जो मुख्यतः बलि दी जाती थी वो अनाज की दी जाती थी और उन अनाजों में सबसे मुख्य थे जौ और शाक, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा मित्रों, जौ और शाक ही ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में आहुति के समय दी जाती थी, ठीक है। उस समय जो पशु बलि थी वो ना के बराबर थी, ठीक है, वो प्रथा ना के बराबर थी। अब उसके बाद बात करते हैं वस्त्रों की। तो आर्य समाज में जो स्त्री और पुरुष थे दोनों लोग कपड़े पहनते थे और कुछ कपड़ों का नाम भी होता था, जैसे कि नीवी, वाशस, अधिवाशस। अगर बात करते हैं हम लोग नीवी की तो नीवी वो कपड़ा होता था जो कमर के नीचे पहना जाता था, ठीक है मित्रों। तो नेवी वो कपड़ा होता था जो कमर के नीचे पहना जाता था। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं वाशस की। तो जो वाशस वस्त्र था या कपड़ा था वो कमर के ऊपर पहना जाता था, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात आता है अधिवाशस। तो अधिवाशस जो एक ऐसा वस्त्र होता था जो ऊपर से ओढ़ने के काम आता था, जिसे आर्टिक हम लोग कह सकते हैं ओढ़नी कह सकते हैं या पैक कह सकते हैं चादर, जो कपड़ों के ऊपर से डालते थे। मोस्टली अगर बात करते हैं महिलाओं के संदर्भ में जो लोग साल डालते हैं या ओढ़नी डालती हैं उसे ही हम लोग अधिवाशस कहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं उष्णी की तो मित्रों उष्णी क्या होती थी, एक प्रकार की पगड़ी होती थी जो सर पे धारण की जाती थी, ठीक है। अगर वस्त्रों की ही बात कर रहे हैं तो वस्त्रों में आपका ऊन के भी वस्त्र होते थे, सूती भी वस्त्र होते थे और चमड़े के भी वस्त्र होते थे, ठीक है। आगे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और कि ऋग्वैदिक समाज में एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि ऋग्वैदिक समाज में जो कार्य थे वो जात पे आधारित ना होकर कर पे आधारित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, हमेशा याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक समाज जो आर्यों की प्रारंभिक स्थिति थी उसमें जो भी लोग अपना पेशा अपनाते थे वो जात के आधार पे नहीं था, वो कर्म पे आधार था, उस पे आधारित था। अगर किसी व्यक्ति को जो भी कार्य पसंद आ रहा है तो वो उसको कर सकता है। इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण आता है जब हम बात करते हैं ऋग्वेद में ही। तो ऋग्वेद में ही एक ऋषि अंग्रिश है, ऋषि अंग्रिश कहते हैं कि मैं कवि हूं, ठीक है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ वो माता चक्की पीसने वाली है, मतलब आटा की चक्की पीसने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही परिवार में रह के लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अपनाते थे। इससे ये सिद्ध होता था कि उस समय जो भी कार्य था वो जात पे या जन पे आधारित ना होके कर्म पे आधारित होता था। जिसको जो काम अच्छा लगता था वो काम करने लगता था। तो ये घोर अंग्रिश जो अंग्रिश है ऋग्वेद में, उन्होंने कहा था मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हूँ, मेरी माँ आटा चक्की पीसने वाली, ठीक है। इससे एक ही परिवार के अंदर विभिन्न व्यवसायों के चलाने का परिचय मिलता है। अगर हम बात करते हैं और भी शब्दों की तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामूल्य की। तो सामूल्य जो मित्रों है उसका मतलब होता था ऊनी वस्त्र। अगर बात करते हैं वधूयु तो विवाह के समय जो नई नवेली दुल्हन होती है जो अपने ऊपर एक साल टाइप की ओढ़ती है या फिर चुन्नी टाइप की, उसे ही कहते थे वर्धयु, ठीक है। आगे बात करते हैं पैसा। तो पैसा एक ऐसा वस्त्र होता था मित्रों, पैसा का मतलब मनी से नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा।
पैसा का मतलब होता था नित्यांगनाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता था उसे पैसा कहते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं द्रापी। तो द्रापी का मतलब होता था साल। अगले नंबर पे बात करते हैं मरुद की। तो जो मरुद होता था मृगचर्म, मतलब जो हिरण की छाल मतलब खाल होती थी उसे ही मृगचर्म कहा गया मरुद को। मरुद का मतलब होता है मृगचर्म या हिरण की खाल। आगे बात करते हैं मनोरंजन के लिए। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन होता था, हर जगह होता था, हर साल से होता है, हर युग में होता है। तो जो ऋग्वैदिक काल में लोग थे जो मनोरंजन के साधन थे उसमें प्रमुख था पासा। तो ऋग्वैदिक काल में था पासा खेला जाता था। इसके अलावा मनोरंजन के और भी साधन थे, जैसे कि घुड़दौड़ हो गई, रथ दौड़ हो गई, ठीक है, नाचना गाना हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया। तो ये मनोरंजन के साधन थे ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, कुछ और शब्द आते हैं, जैसे हम कहते हैं क्षीरपाक मोदनम। तो क्षीरपाक मोदनम का क्या अर्थ होता है कि जो दूध पकाने वाले जो अन्न होते हैं उसे ही कहा गया है क्षीरपाक मोदनम। इसे दधी, दधी माने दूध होता था, क्षीर माने खीर होता था, ठीक है, दधी माने दूध और क्षीर का मतलब होता था खीर से। और भोजन की बात करें तो इसमें जो मुख्यतः भोजन था वो आपका गेहूं था और जौ था, ठीक है। पशुओं की बात करते हैं, पशु में सबसे महत्वपूर्ण पशु होता था वो थी गाय, जो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आज भी हम गाय को गाय माता कहते हैं और प्राचीन काल में आर्यों के लिए बहुत ही पूजनीय थी और आज भी है हालांकि। और उस समय गाय को इतना पवित्र माना जाता था कि उसको अघन्या कहा गया है, जिसका मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर गायों को हानि पहुंचाता था या उनको मारता था या घायल करता था, अगर कोई व्यक्ति किसी गाय को मार देता था तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जाता था, या उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है गंभीर रूप से तो उसको देश से निकाल दिया जाता था। तो इतना महत्व था गाय का प्राचीन काल में। आज हम लोग भूलते जा रहे हैं, गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय है और गाय माता का इतना महत्व नहीं रह गया जितना प्राचीन काल में था, ठीक है। अब बात करते हैं दास स्त्रियों की। तो बताया था कि दास स्त्रियों को दान के रूप में, साथ ही एक मात्र संतान, जैसे बताया था कि दास को दान के रूप में स्वीकार किया गया है। और पहले बताया था कि अगर स्त्री को संपत्ति का अधिकार तभी प्राप्त हो सकता था जब परिवार में एक ही पुत्री हो और कोई संतान पैदा न हो पुत्र के रूप में, तो पैतृक संपत्ति पर स्त्री का अधिकार था, ठीक है। आगे कुछ और शब्दावली है मित्रों, उसको और देख लेते हैं। जैसे कि वायु, तो इसका मतलब होता था जुलाहा। जुलाहा से आप लोग परिचित होंगे ही। अगले नंबर बात करते हैं तसर की। तसर माने होता है करघा। ये शब्द थे जो ऋग्वैदिक काल में थे, जिनका आधुनिक समय में क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो खाद होता था, खाद माने खाद नहीं होती थी, खाद का मतलब होता था अंगूठी। नहीं तो आप लोग समझो कि खाद वो जो गायों का या फिर सारे जानवरों का जो भी होता था जो खेतों में डाले वाले, वो खाद नहीं, खाद का मतलब अंगूठी। बाप्ता का मतलब होता है नाई, नाई का मतलब जो बाल काटने वाला आदमी में कह सकते हैं। आगे बात करते हैं समन। तो समन का मतलब होता था संगीत समारोह। फिर आता था कुलिश। कुलिश का मतलब होता है कुल्हाड़ी या एक्स कह सकते हैं। फिर आता था मंदुरा। मंदुरा माने अस्तबल होता था। आगे आता था ऋभु। ऋभु का मतलब होता था बौने, मतलब जो छोटे होते थे इंसान या छोटे लोगों को, बौने लोगों को ऋभु कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं गौमत। तो गौमत मतलब होता है संपन्न व्यक्ति। संपन्न व्यक्ति का ये मतलब होता है कि गांव का इतना ज्यादा महत्व था कि जिसके पास जितने अधिक गाय होती थी वह व्यक्ति उतना ही संपन्न माना जाता था। तो संपन्नता का प्रतीक प्राचीन काल में ऋग्वैदिक व्यवस्था में गाय ही थी और गायों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं और आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ाई का मूल कारण गाय ही होती थी कि अनार्य लोग गाय की चोरी करते थे, उस पर अपना अधिकार भी जमाते थे और आर्यों से अक्सर लड़ाई होती थी इसी संदर्भ में, ठीक है। आगे बात करते हैं गौधूली। तो गौधूली का मतलब होता था प्राचीन काल में समय मापने का एक यंत्र, ठीक है। तो गौधूली को समय मापन के लिए यूज किया जाता था। सिंधु माता जो कहा गया उसे सरस्वती कहा गया, जैसे कि पहले बताया गया है कि सिंधु माता मतलब होता है सरस्वती माता। सरस्वती को नदीतमा कहा गया है जो प्रमुख नदी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कुरीरा की। कुरीरा का मतलब है कि जो स्त्री सिर पे जो आभूषण डालती थी, पहनती थी, उसे कहते हैं करीरा, ठीक है। वेश क्या होता था? वेश जो होता था वैश्याओं का निवास स्थल होता था, उसे वेश कहते थे। ब्राजपति मतलब चारागाह का अधिकारी, जैसे पहले बता चुका है, जहाँ गाय पशु चारण करने जाते थे उसे चारागाह कहते हैं।
राजपति चारागाह का अधिकारी होता था। ठीक है, बात करते हैं कत्ती भाषा की, तो वह व्यक्ति जो चमड़ा धारण करता है, चर्म धारण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? कत्ती भाषा। ठीक है, आगे बात करते हैं संपा। संप का मतलब होता है पवित्र कुटिया। ठीक है मित्रों, पवित्र कुटिया। आगे बात करते हैं उर्वरा। उर्वरा का मतलब आप लोग देखे ही होगा, पढ़े होगा। उर्वरा का मतलब होता है जुते खेत। लांगल का मतलब होता है हल। ब्रैक का मतलब होता है मित्रों बैल। सीता मतलब होता है हल से बनी हुई जो नालियां होती थी उसे सीता कहते हैं। सो हल से बनी हुई नालियों के साथ अगर हम लोग हप्पा सभ्यता की बात करते हैं तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अवध का मतलब होता था कूप। कुआ का मतलब कूप मतलब कुआं। उर्दर मतलब अनाज मापन यंत्र उर्दर। ठीक है, पर्जन का मतलब है बादल। वदिका का मतलब होता है अश्व देवी। फिर आता है कुलाल। कुलाल का मतलब होता है कुंभकार। तो मित्रों ये था आज के समय का, आज का टॉपिक था सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने समझाने का प्रयास किया आज के वीडियो में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो आर्थिक और धार्मिक समाज से संबंधित होगा कि उस वहां की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।